Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture is about cloning vector. आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। इसमें हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स। चलिए चालू करें क्लोनिंग वेक्टर्स। You know that plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. प्लाज्मिड्स बैक्टीरियल सेल के अंदर और बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। तो वायरस का केवल इन्फेक्शियस पार्ट अंदर आता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए अंदर आता है बैक्टीरियल सेल के और रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल सेल में, और वो कंट्रोल में नहीं होता है क्रोमोसोमल डीएनए के बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होता। अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ऐसे ही प्लाज्मिड भी ऑटोनोमस से अपनी रेप्लिका खुद बना सकता है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज का बड़ा हाई कॉपी नंबर है, मतलब मल्टीपल कॉपी बना सकता है। इसलिए वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी कई सारी कॉपी बना लेता है बैक्टीरियल सेल में। सम प्लाज्मिड्स में है ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल्स, वेयर एज अदर में है 15 to 100 कॉपीज पर सेल। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्लाज्मिड, आप जानते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कुछ बैक्टीरियल सेल में मिलता है। प्लाज्मिड ये रेप्लिका बना सकता है बैक्टीरियल सेल में, और इसके लिए इसको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस पर कंट्रोल नहीं होता बैक्टीरियल जीनोम का, बैक्टीरियल डीएनए का। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज में आपने देखा कि इन्फेक्शियस मटेरियल है डीएनए, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का बना कोट है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ये प्रोटीनस कोट बाहर रह जाता है और केवल डीएनए अंदर जाता है बैक्टीरिया में, और वहाँ जाके अपनी रेप्लिका बनाता है। तो मल्टीपल कॉपी, खूब सारी कॉपी बना सकता है। तो बैक्टीरियोफेज में ये क्षमता है कि उसका मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती हैं बैक्टीरियल सेल में। वेयर एज प्लाज्मिड में आप देखेंगे कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो 1 या 2 कॉपी बना रहे हैं, कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो 15 to 100 कॉपी और इससे ज़्यादा भी कॉपी बना सकते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर इफ़ वी आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। अगर हम एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लाइगेट कर सकें बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, वी कैन मेक मल्टीपल इट्स नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ टू द प्लाज्मिड। तो अगर आप प्लाज्मिड के साथ उसको लाइगेट कर देंगे तो जितनी बार प्लाज्मिड अपनी रेप्लिका बनाएगा उतनी बार उसकी भी रेप्लिका बन जाएगी। किसकी? फॉरेन डीएनए की या एलियन डीएनए की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid. Vector use at present are engineered in such a way, जो आज की तारीख में हम लोग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं, सिंथेटिक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं इन सच a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। आज की तारीख में जो हम लोग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं जिससे ये काम बहुत आसान है कि आप इजीली लिंकिंग कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन डीएनए विद प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। एंड उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। आप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई है आरडीएनए के साथ और कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई है विद इंटैक्ट वेक्टर। ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे के लिए रखिए। अभी आपको समझाता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। ये कुछ 4 टर्म है जो आपको बहुत दिक्कत देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनकी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे। फीचर्स क्या देखना चाहेंगे? फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। क्या फीचर या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसी वेक्टर में? सबसे पहले तो RI साइट होनी चाहिए। दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। और कभी भी आप
जब ORI साइट के पास ORI साइट से अटैच कर देंगे अपना एलियन पीस ऑफ DNA या फॉरेन DNA, तो जब जब इसकी रेप्लिका बनेगी तब तक उस पोर्शन की भी, उस पार्ट की भी रेप्लिका बन जाएगी जो आपने ORI साइट के पास अटैच किया। दिस इज़ द सीक्वेंस, ORI साइट सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA वेल लिंक टू दिस सीक्वेंस, कोई भी DNA का टुकड़ा जब इस सीक्वेंस के पास आप जोड़ देंगे, कैन मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, वो आसानी से अपनी रेप्लिका बना लेगा विद इन द होस्ट सेल। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA। तो ये चीज़ आ चुकी है आपकी, पूछी जा चुकी नीट में कि ORI साइट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि यहीं पे शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की। दूसरा, ORI ये जो सीक्वेंस है ये कंट्रोल करती है कॉपी नंबर, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA। सो इफ़ यू वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज़, और अगर आप चाहते हैं कि आपके एलियन पीस ऑफ DNA, फॉरेन DNA या जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बन जाए ऑफ द टारगेट DNA, मैनी कॉपी ऑफ टारगेट DNA, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो आपको इसको अपने फॉरेन DNA को, एलियन DNA को ऐसे वेक्टर के साथ अटैच करना है जिसका ORI साइट, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फेवर करे मल्टीपल कॉपी नंबर की, खूब सारे कॉपी नंबर बन जाए, खूब सारे कॉपी बन जाए। ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने बात करी किसकी, ORI साइट की। ORI साइट जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरुआत होगी, और ORI साइट कंट्रोल कर रहा कॉपी नंबर कि कितनी कॉपी बनेंगी। सिलेक्टेबल मार्कर पे आइए। इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। ORI साइट के अलावा वेक्टर में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर। तो आपने अगर पिक्चर देखी हो, कौन सी, अंदाज अपना अपना, तो उसमें दिखाया है जी, उसमें जो विलेन है वो उसका ट्विन कैरेक्टर दिखाया है, तो उसमें उसको पहचानने के लिए उस पर मार्कर लगा दिया जाता है। तो अगर आप किन्हीं को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें किसी के साथ, तो आप मार्कर लगा दीजिए। तो मार्कर की सहायता से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर की हमें ज़रूरत है जिससे हम पहचान सकें ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। तो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर की होना ज़रूरी है। तो ORI साइट के अलावा वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर ज़रूरी है, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप ग्रो करा के बायो रिएक्टर में उसका कल्चर फॉर्मेशन करके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको कौन देगा, वो बैक्टीरियल सेल देगी जिसके अंदर आपने डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिज़ायर्ड DNA अपना इंट्रोड्यूस कर दिया, जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं देगी। ठीक है जी। सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into host bacterium। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के तहत बाहर से DNA आ जाता है बैक्टीरियल सेल में और बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA is introduced into a host bacterium and after the taken up of genetic material from outside, this bacterial cell get transformed हो जाएगी। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। नॉर्मली क्या होगा कि वेक्टर में आप ये जीन्स जो कोड कर रहे हैं एंटीबायोटिक के लिए, सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये जीन सेट करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into host bacteria. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli. तो जीन्स, वो जीन्स जो कोड कर रहे हैं किसी एंटीबायोटिक के लिए, सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, इनको हम लोग यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे कंसीडर करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो जो हम वेक्टर बनाएंगे उसमें इस तरह के जीन्स जो कोड कर सके रेजिस्टेंस अगेन क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, वो जीन्स हम उस वेक्टर में पुट कर देंगे, डाल देंगे। भाई ये वेक्टर जो है आज की तारीख में जिनको हम rDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, सिंथेटिकली है, सिंथेटिकली मेड है, सिंथेटिक वेक्टर है।
और आपने उस वेक्टर में जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, जीन डाल दिया, ऐसी सीक्वेंस डाल दी जो जीन की तरह काम कर रही है, और अगर बैक्टीरिया में ये डीएनए चला जाएगा तो इस डीएनए की वजह से वो बैक्टीरियल सेल में रेजिस्टेंस आ जाएगा टूवर्ड्स कैनामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन या क्लोरमफेनिकोल, जिसके लिए आपने जीन उस वेक्टर में डाल रखा है। यहाँ पे जैसे हम लोग PBR322 की बात करेंगे तो इसमें 2 जीन्स हैं, एम्पिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, रेजिस्टेंस देने के लिए। ठीक है, वैसे ई कोलाई की सेल, जो एशेरिकिया कोलाई की सेल है, नॉर्मल सेल है, उसमें रेजिस्टेंस पावर नहीं है, वो उसमें अपने इनबिल्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं है। नॉर्मल सेल में, ई कोलाई सेल में रेजिस्टेंस नहीं है टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। लेकिन अगर हम उसमें PBR322 इंटैक्ट ऐसे ही उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस बैक्टीरियल सेल में ये क्षमता, ये पोटेंशियली उसमें ये ताकत आ जाएगी कि वो रेजिस्ट कर सके, उस पर असर ना हो टेट्रासाइक्लिन का या एम्पिसिलिन का। तो नॉर्मली जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of this. तो जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक, चलिए आगे क्लोनिंग साइट्स पे आइए। और अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यही जो लाइनें हैं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, और इसी को समझाने के लिए मैं आज स्पेशल ये आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। क्लोनिंग साइट्स पे आइए। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल। कि इससे आप लिंक कर सके अपना फॉरेन डीएनए, तो होना क्या चाहिए, जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े, वो क्या करते हैं, इस पे रीड करते हैं इसको, जहाँ पे उनकी साइट मिलेगी उसको वो कट लगा देंगे। जैसे इको R1 को आपको पता है कहाँ पे कट लगाता है, तो GAATTC, वो एक ही पूरे इसमें एक ही जगह यहाँ पे केवल GAATTC आएगा, कट लगा देगा। और बाम की साइट मैंने आपको लिखाई थी लास्ट लेक्चर में, देख लीजिए, GGATCC। तो GGATCC पैलेंड्रोम आप जानते हैं, 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड, तो ये इसकी बाम की साइट है। ठीक है जी, अगर आपको याद हो, नहीं तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। तो इको R1 की तो आपकी बुक में दे रखी है, GAATTC। बाम की मैंने आपको लिखाई थी GGATCC, GGATCC। और हिंद 3 और हिंद 2 की भी आपको मैंने लिखाई थी। हिंद 3 की है AAGCTT। ठीक है, ये हिंद 3 की है। तो चलिए आगे चलें। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं, एक होनी चाहिए, हद से हद 1 या 2, लेकिन कोशिश करिए कि एक ही हो, सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा एक ही हो। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। अगर एक से ज़्यादा होगी, मानो इको R1 की यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, तो कितने टुकड़े कर देगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, तो 1 2 3 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इसकी क्वालिटी है डिस्टर्ब हो जाएगी, बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो होना क्या चाहिए, एक ही होना चाहिए, प्रेफरेबली एक ही उसमें सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए एक रिकॉग्निशन एंजाइम के लिए। यहाँ पे आपके 8 हैं, लेकिन हर किसी की अलग है। PVU1 की अलग है, PST1 की अलग है, इको R1 की अलग है, हिंद 3 की अलग है, CLAR1 की अलग है, बाम H1 की अलग है, साल की अलग है, PVU2 की अलग है। तो अगर आप किसी को एक को एट अ टाइम यूज़ करोगे तो एक ही जगह से कट लगेगा। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक जीन। अब अगर हम PBR322 को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनमें से, इन 4 में से किसी एक को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ कर लेंगे एज अ मॉलिकुलर सीजर, क्योंकि इनकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में बाम की और साल की है, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में प्रोविडेंशिया प्रोटियस वल्गैरिस और प्रोविडेंशिया स्टूटी की है। PVU1 प्रोटियस वल्गैरिस 1
बाम का बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन, हिंद का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। खैर ये आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर धूर्त टाइप का होगा, मतलब थोड़ा सा सयाना होगा, सॉरी गलत शब्द यूज़ किया मैंने, माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा कहना था एग्जामिनर अगर शार्प होगा, सॉरी रियली सॉरी, अगर एग्जामिनर शार्प होगा तो वो बना देगा आपके लिए कि भाई हमने बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन को यूज़ कर लिया एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो PBR322 में कौन सी साइट जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दे दे, या कहे जी हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, रोब जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, या ORI साइट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको याद होना चाहिए कि बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन की जो रिकॉग्निशन साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में पड़ती है। ठीक है। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. ठीक। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ से बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, यहीं से आपका पेज फंसता। ठीक है। द लाइगेशन कह रहा फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के यूज़ करके आपने BAM H1 को यूज़ करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन पीस ऑफ DNA। तो आपने इसको यूज़ किया एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये यहाँ पे कट लगा और यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन पीस ऑफ DNA। ठीक है। यहाँ पे आपका अब ये जब वेक्टर में ध्यान देना बहुत ध्यान से, जब वेक्टर में आपका एलियन पीस ऑफ DNA लिंक्ड अप हो जाता है, लाइगेट हो जाता है, तब वो कहलाता है RDNA। तो सबसे पहली बात तो ये समझो बेटा, वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है DNA मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ DNA मॉलिक्यूल विच यूज टू कैरी, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट कैन कैरी आवर एलियन पीस ऑफ DNA टू द होस्ट सेल। इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ व्हीकल। ओला कैब बुलाई हमने और ओला कैब में अपना पैसेंजर बिठा के हमने भेज दिया कहाँ पे, होस्ट सेल में। और पैसेंजर क्या, पैसेंजर है हमारा एलियन पीस ऑफ DNA, फॉरेन DNA या जीन। मानिए ह्यूमन इंसुलिन का जीन ए पॉलीपेप्टाइड के लिए हमने इसमें लाइगेट किया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या, BAM H1। अब ये जब इस पर लाइगेट हो गया इसके साथ, तब ये कहलाएगा RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। RDNA स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA। और जब ये RDNA इंट्रोड्यूस हो जाएगा होस्ट सेल में, तो वो होस्ट सेल कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई? नहीं आई ना, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। देखिए दो तरह की सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल हमारी इकोलाई की सेल, और ट्रांसफॉर्म्ड सेल। कैसे? सबसे पहले आप ये लेंगे वेक्टर, एक टेस्ट ट्यूब में वेक्टर लिया, उसमें आपने अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट लगाने की कोशिश करी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया, फिर उसमें आपने एलियन पीस ऑफ DNA, अपना डिज़ायर्ड DNA जीन डाल दिया और आपने DNA लाइगेज डाल दिया। आपने कोशिश करी कि ये जो वेक्टर था ये RDNA में बदल जाए। ठीक है। अब आपकी इसमें टेस्ट ट्यूब में ऐसे वेक्टर भी हैं जो इंटैक्ट हैं, जिस पे ये सब काम नहीं हुआ, और ऐसे वेक्टर भी हैं जो RDNA में बदल गए। आपको तो नहीं पता। अब आप इनको इंक्यूबेट करेंगे किसके साथ, नॉर्मल इकोलाई की सेल्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि इकोलाई की सेल्स इसको टेकन अप कर ले, बाहर से इसको अंदर ले ले। जब आप इसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने उसको इंक्यूबेट किया, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया, और इसने ये इकोलाई सेल ने टेकन अप कर लिया बाहर से DNA। तो इसमें DNA आ सकता है, वेक्टर इंटैक्ट आ सकता है, और RDNA आ सकता है, और कुछ सेल ऐसी रहेंगी जो बाहर से DNA को अलाउ नहीं करेंगी, नहीं आ पाएगा, ड्यू टू सर्टन रीजन नहीं आ पाया। तो इकोलाई की जब आपने अब इस तरह से कल्चर फॉर्मेशन किया है, आपने इंक्यूबेट करके उसको वेक्टर के साथ और RDNA के साथ कोशिश करी कि वो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इकोलाई की 3 तरह की सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स है जिसमें बाहर से DNA नहीं आया, तो इनको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप समझो, इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। ठीक है। दूसरी सेल्स की कैटेगरी हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट सेल में फर्दर 2 कैटेगरी हैं। फर्दर 2 कैटेगरी ये हैं कि एक कहलाएगी नॉन रिकॉम्बिनेंट और दूसरी कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट।
यहाँ बात समझे, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, 4 तरह की सेल्स हो गई। नहीं समझ में आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लिखने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। चलिए यहाँ पे आइए और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब में लिया क्या? टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है वेक्टर PBr322। इसमें आपने कोशिश करी इस वेक्टर में कट लग जाए बाम H1 से, और इसका जो बाम H1 से आप कट लगवा रहे हैं उसमें एक कहानी ये है बाम H1 से कट लगवाने में कि आप उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगवा रहे हैं कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बाम या साल को यूज़ कर रहे हैं, बाम H1 को यूज़ कर रहे हैं या साल को, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कट लग जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे एलियन पीस ऑफ DNA अगर अटैच हो गया DNA लाइगेज की सहायता से, तो ये rDNA और ये वेक्टर ऐसा है जो इंटैक्ट है। आपने कोशिश करी पहले rDNA बनाने की, तो उसमें वेक्टर भी है और rDNA भी है जो आपने टेस्ट ट्यूब में कोशिश करी है, ठीक है। उसमें आपने वेक्टर लिए, अपना डिज़ायर्ड DNA डाला, उसका भी कट आपने उसी से लगा रखा बाम H1 से, और बाम H1 से आपने इसमें वेक्टर में भी कट लगवा के फिर DNA लाइगेज का यूज़ करके आपने rDNA बनाने की कोशिश करी है। लेकिन इसमें दोनों तरह के हैं ना, इंटैक्ट वाले भी इसी में वेक्टर है और rDNA वाले वेक्टर भी हैं। अब आपने इसको शिफ्ट कर दिया किस पे? बैक्टीरियल सेल के साथ, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के साथ हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया और कोशिश करी कि बैक्टीरियल सेल में ये चीज़ जो है बाहर का DNA, फॉरेन DNA आ जाए और ये बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए। ये इकोलाई की सेल्स हैं। अब आखिरी में जब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो 3 तरह की बैक्टीरियल सेल होंगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ऐसी सेल्स जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है जिसने बाहर से बैक्टीरिया लिया ही नहीं, वो एज इट इज़ है नॉर्मल इकोलाई की सेल है, और ट्रांसफॉर्मेंट। इस ट्रांसफॉर्मेंट में फर्दर कैटेगराइज्ड है ऐसी सेल्स जिसमें वेक्टर आ गया है इंटैक्ट, और ऐसी सेल जिसमें rDNA आ गया है। तो ये जो जिसमें वेक्टर आ गया है वो ट्रांसफॉर्मेंट की ही एक टाइप है, मतलब 3 तरह की सी मैंने बोली। वैसे तो ये इसके बाद जब आपने पहले भेदभाव किया, आपने ब्लैक एंड वाइट किया, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हट गई, ट्रांसफॉर्मेंट आ गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है जिसने बाहर से DNA ले लिया, उसमें 2 कैटेगरी सब कैटेगरी और है ना। ऐसी सेल हैं जिसमें वेक्टर इंटैक्ट वाला आया, ऐसी सेल है जिसमें rDNA आया। तो ये वाली कहलाएगी नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है इंटैक्ट वेक्टर के साथ, और ये वाली कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट। तो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्या होता है, बार बार टर्म यूज़ करता है ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है किस सेल को हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल बोल रहे हैं, किस सेल को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल बोल रहे हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जो हमारी नॉर्मल इकोलाई सेल है, ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसने बाहर से फॉरेन DNA ले लिया। लेकिन ये जो बाहर से DNA आ गया है वो 2 तरह का है, इंटैक्ट हमारा वेक्टर है, वो भी सेल ट्रांसफॉर्म कहलाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में उसकी कैटेगरी अब हम कहलाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिसमें rDNA आ गया है वो कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो गई ना? अब आगे वहाँ चलता हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको और चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए वापस चलें अपने उस पे, यहाँ पे। अब आप देखो, द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA is carried out at restriction site present in 2 antibiotic gene. For example, you can ligate a foreign DNA at BAM H1 site tetracycline resistant gene in the vector PBr322। यहाँ पे लाइगेट कर दिया, ठीक। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब ये जो बन गया हमारा, ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, बट इट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब समझो आप, यहीं से लोचा चालू हो जाता है। कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट DNA, आप समझ गए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA बोल रहे थे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या rDNA जो है, अब उस पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तो आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, क्योंकि वहाँ पे आपने सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन पीस ऑफ DNA जो ह्यूमन इंसुलिन के लिए कोड कर रहा, ठीक है। लेकिन
इसको बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। तो ये जो rDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई सेल है वो क्या कहलाएगी? रिकॉम्बिनेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमको इसी को पहचानना है क्योंकि हमें कल्चर इसी का बनाना है, इसी से हमें हमारा पसंद का प्रोटीन ह्यूमन इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी। तो हम कल्चर फॉर्मेशन इसी का करना चाहेंगे। हमारे पास अब एंड में 3 तरह की सेल है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी 2 तरह की। कौन सी? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। अब ये कह रहा देखो, बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट से हम इस रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। प्लेटिंग कर दें हम ट्रांसफॉर्मेंट को ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे जब हम इसको ग्रो कराएंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में आप फ़र्क कर लेंगे। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। कह रहा है जी, आप ये समझो, आप जो यहाँ पे बातें कह रहा है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, फिर से समझो। अगर फिर से पढ़ता हूँ तो उससे पहले मैं इस वाले को वो कर दूँ क्लियर, क्योंकि इधर तो लिखा रहने दूँ वरना अरे आप हो जाओगे कंफ्यूज। हाँ देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जो नॉर्मल सेल है। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जो या तो rDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हो गई या हमारे नॉर्मल वेक्टर से। जो rDNA से हो गई वो रिकॉम्बिनेंट, और जो इससे हुई वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक, इंटैक्ट वेक्टर से। ये है हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें बाहर से आया ही नहीं है डीएनए। फिर से देखिए, यहाँ से लाइनें थोड़ी सी आपकी हिचकी वाली हो जाती हैं। कह रहा द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्वालिटी चली गई क्योंकि यहाँ पे आपने लाइगेट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाले हिस्से में अपना डीएनए, बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। लेकिन इसको, ये जो rDNA से सेल ट्रांसफॉर्म्ड होगी उसको हम रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएंगे। तो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो हो जाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेंट दोनों ही तरह की एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो हो जाएगी। जब आप एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे बैक्टीरियल सेल को तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल जिसमें बाहर से डीएनए नहीं आया वो नहीं ग्रो होगी, लेकिन ये वाली जो rDNA से मॉडिफाइड हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, वो भी ग्रो हो जाएगी। और जो आपकी इंटैक्ट वेक्टर से ग्रो हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, वो भी ग्रो हो जाएगी। क्योंकि एम्पिसलीन मीडियम को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, एम्पिसलीन रेजिस्टेंस जीन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो अगर आप एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे सेल का कल्चर बनाएंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं होंगी। वो सेल जिसमें बाहर से डीएनए नहीं आया, नॉर्मल इकोलाई, वो नहीं ग्रो होगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है rDNA से वो भी ग्रो हो जाएगी, और जो आपके इंटैक्ट वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो भी ग्रो हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो जाएंगी। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। नॉन रिकॉम्बिनेंट से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम प्लेटिंग करेंगे एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो जाएंगी। अब द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम, यहाँ पे आके बात खत्म नहीं हुई। केवल इतने से नहीं पता लगेगा, हमें पूरा पढ़ लीजिए। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी rDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, कौन सी इंटैक्ट वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आपने किक आउट कर दिया। वो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करी, केवल ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करी है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है इनको लोकेट करना। आपके पास इतनी तरह की सेल्स हैं
तो पहले तो आप इन दोनों में भेदभाव कर लीजिए, इसको बाहर कर दीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेंट जो बची, अब ट्रांसफॉर्मेंट में आपने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को फ़र्क करना है। बात समझ में आई? समझो बात। पहले आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में फ़र्क करना है, पहला स्टेप। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में फ़र्क करना है। आप अपने अंत तक पहुंच जाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट मिलना है वो रिकॉम्बिनेंट सेल से मिलना है जिसमें RDNA आ गया। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि सिलेक्ट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट को हम, अगर आप इसको जानना चाहें कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। आपने ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो जाएंगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किक आउट हो गई, मर गई। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब जो सेल्स एम्पिसलीन पे ग्रो कर गई वो ट्रांसफॉर्मेंट थी, अब आपने उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर शिफ्ट कर दिया। तो टेट्रासाइक्लिन पे कौन सर्वाइव करेगी? वो सर्वाइव करेगी जो इंटैक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, और वो सेल मर जाएंगी, वो सर्वाइव नहीं करेंगी जो RDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। और हमें RDNA वाली, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, सर तो वो तो सेल्स मर गई तो हम उनसे प्रोडक्ट कैसे लेंगे? उसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन मीडियम एम्पिसलीन आर देन ट्रांसफर्ड ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो कर गई। रिकॉम्बिनेंट सेल्स कौन सी हैं? जिनके अंदर RDNA आ गया, बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है जी। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली जो है दोनों मीडियम पे ग्रो करेंगी। इन दिस केस, इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको मदद कर रहा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में, और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मदद कर रहा रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट में पहचानने में। हुई क्लियर? नहीं हुई कोई बात नहीं, आइए इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आपने सबसे पहले जो भी सेल्स हैं आपके पास तीनों तरह की ग्रो कराया, यहाँ पे 3 तरह की कॉलोनी बन जाएगी, वाइट, ब्लू, ग्रीन। भाई 3 तरह का बैक्टीरिया आपके पास। ये आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में ये वाला आपका RDNA से ट्रांसफॉर्म्ड है, रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये वाला रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे किस पे? एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ये जो सेल्स हैं ये तो मर गई। ये हमारी मास्टर प्लेट है। मास्टर प्लेट से आप एक क्या करेंगे जी? आप ले लेंगे वुड का ब्लॉक ले लेंगे जिस पे लगा हो वेलवेट क्लॉथ। वुड के ब्लॉक पे वेलवेट क्लॉथ, आप उसको स्टेम की तरह, जैसे आपने देखा हो कि ये आता है हमारा इंक पैड, और उस पर आपने कभी स्टैम्प लगानी हो, आप उस पर धीरे से स्टैम्प टच कराते हैं ताकि इंक आ जाए, और पेपर पे जब वो उसको स्टैम्प को लगाते हैं तो स्टैम्प का इम्प्रेशन आ जाता है। वही चीज़ इस पर करेंगे। वुड के ब्लॉक पे वेलवेट आपका क्लॉथ लगा है, उसको धीरे से छुआएंगे तो जितनी भी ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पे है, वाइट वाली, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, वो बैक्टीरियल कॉलोनी की रेप्लिका इधर इसके इस पे मतलब बैक्टीरिया आ जाएंगे। उसको आप 3 प्लेट पे, एक तो नॉर्मल प्लेट है, नॉर्मल हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है, एक में आपका एम्पिसलीन है, एक में आपका टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, आप उसको नॉर्मल वाले पे ग्रो कराएंगे तो नॉर्मल पे तो तीनों ही ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जिसमें आपका एम्पिसलीन रेजिस्टेंस होगी, एम्पिसलीन वाला होगी मतलब बैक्टीरिया, एम्पिसलीन वाली होगी आपकी एंटीबायोटिक, उस पर आपकी नॉर्मल सेल ग्रो नहीं होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डाई आउट हो जाएगी, क्योंकि एम्पिसलीन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसमें है ही नहीं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेंट वो जिसके अंदर RDNA आ गया है और जिसके अंदर नॉर्मल आ गया, क्योंकि वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर में भी ये जीन इंटैक्ट था और RDNA में भी ये जीन एम्पिसलीन वाला इंटैक्ट है।
तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे आपकी ट्रांसफॉर्मेंट सेल ग्रो हो जाएंगी। अब ट्रांसफॉर्मेंट पे आप जानना ये चाहते हो कि रिकॉम्बिनेंट से कौन सी ऐसी हैं जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई या रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके अंदर इंटैक्ट वेक्टर आ गया। हमारे लिए काम की कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट वाली। अब वो कॉलोनीज एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे बच गई, ग्रो कर गई, वो ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप उसको शिफ्ट कर देंगे किस पे? टेट्रासाइक्लिन पे। तो टेट्रासाइक्लिन पे कौन सी ग्रो करेगी? टेट्रासाइक्लिन पे वो वाली ग्रो करेगी जिसके अंदर इंटैक्ट वाला आ गया है प्लाज्मिड। आरडीएनए वाला आया, वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगी। तो ये मास्टर कॉपी तो आपके पास है ना, ठीक है। मास्टर कॉपी पे टच लगा के आपने इधर शिफ्ट कर दिया, तो जो बैक्टीरियल कॉलोनी डाई हो गई ट्रांसफॉर्मेंट में से, ये दो हैं, ये वाली रेड वाली डाई हो गई और ग्रीन वाली सरवाइव कर गई। तो जो वाली सरवाइव कर जाएगी वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इंटैक्ट प्लाज्मिड है। जबकि जिसके अंदर आरडीएनए आया है, क्योंकि आरडीएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी आपने डिस्टर्ब कर दी थी, आपने वहीं पे अपना जीन लाइगेट किया था। तो जो कॉलोनी यहाँ बनी नहीं, रेप्लिका बनी नहीं, आप समझ जाएंगे उसकी मास्टर वाली से आप वो बैक्टीरिया लेके उसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे। ये है कहानी, जो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक और सैंपल है। एम्पिसलीन सेंसिटिव जो कॉलोनियाँ हैं हमारे लिए बेकार है। आपने इसको, ये देखिए, ये मास्टर प्लेट था, उस पर आपने वुड और उस पर लगा हुआ वेलवेट पेपर, इसको यहाँ छुआया, कॉलोनीज यहाँ आ गई, आपने इम्प्रेशन यहाँ दिया एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे जो मर गई वो नॉर्मल थी, वो हमारे लिए बेकार है। जो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर गई, अब आप उनको शिफ्ट कर देंगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। तो एम्पिसलीन सेंसिटिव कॉलोनियाँ तो यहाँ देखिए रही नहीं, ये तो नॉर्मल थी, ये जो बच गई ये तीन, इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्म सेल हैं, या तो ये आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं, या ये किससे ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं? हमारे नॉर्मल वेक्टर से। अब जब इसको आप शिफ्ट कर देंगे टेट्रासाइक्लिन पे, तो इन तीन कॉलोनी में से जो बचेगी, इन तीन कॉलोनी में से जो बचेगी, चलिए इसको फिर से मैं बनाता हूँ। ये देखिए, ये तीन बची, ये तीनों हमारी ट्रांसफॉर्म्ड है। अब आपने इसको शिफ्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे, तो मानिए ये बची और ये वाली डाइड हो गई, ये वाली डाइड हो गई। तो हमारे लिए यही दोनों काम की हैं, क्योंकि ये आरडीएनए से रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मॉडिफाई हुई, तो उनमें एम्पिसलीन रेजिस्टेंस क्वालिटी तो आ गई, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आई। तो आपके मन में उलझन यही आता है कि रिकॉम्बिनेंट जब डाइड आउट हो गई, जो आपकी बुक कह रही है कि वो तो ख़त्म हो गई, फिर वो कह रहा है उससे आप प्रोडक्ट ले लोगे, कैसे ले लोगे? अरे बेटा, मास्टर कॉपी तो तुम्हारे पास है ना, उस पर तो वो बैक्टीरिया है ना, उसी बैक्टीरिया की हमें कॉलोनी बनानी है। आइए देखिए जो कह रहा है, फिर आप समझोगे। इन दिस केस देखिए, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर रहा है एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे, बट नॉट ऑन दैट टेट्रासाइक्लिन। लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रहा, तो मर गया। तो आप सोचोगे अब ये कह रहा मर गया, और फिर ये कह रहा कि उसी का कल्चर फॉर्मेशन जो मार ही दिया आपने, दाएँ 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 गोली खड़ी करके लाइन में खड़ी करके गोली मार दी, तो भैया वो बचा ही कहाँ? अरे बेटा, वो तो रेप्लिका कॉपी मरी है ना, ओरिजिनल वाली तो आपके पास है। जो ओरिजिनल प्लेट थी उस पर तो उस बैक्टीरिया की है ना, मदर फादर अभी है, उन्हीं का आप मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है दोनों मीडियम पे ग्रो करेगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinant। recombinant को पहचानने में उसने हेल्प कर दी। ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ recombinant ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कुम्बरसम प्रोसीजर। ये आपका थकान उबाऊ प्रोसीजर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स। तो साइमल्टेनियसली हमें 2 प्लेट पे पहले आप मास्टर प्लेट बनाएंगे, फिर उसको आप एम्पिसलीन और टेट्रासाइक्लिन दोनों जगह ग्रो करना पड़ेगा। एम्पिसलीन पे ये आपकी ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनीज बन गई, यहाँ पे 7 थी, 2 कॉलोनी ख़त्म हो गई, तो ये दोनों एम्पिसलीन सेंसिटिव थी, ये दोनों बेकार है, नॉर्मल है। अब इन 5 में से जब आप टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराओगे, ये 3 ग्रो हुई, तो इसका मतलब है ये तीनों किससे मॉडिफाई हुई? इंटैक्ट प्लाज्मिड से।
जो RDNA से मॉडिफाइड हुई थी उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था। तो ये जो 2 कॉलोनी यहाँ पे तो है एम्पिसलीन पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मैंने ये तो डॉट आपको खाली बताने को बताया। तो आपके लिए यही 2 कॉलोनी हमारी जो है काम की है। समझ में आई बात? हमारे लिए यही 2 कॉलोनी काम की। हम इन्हीं से अपना जीन ऑफ मतलब प्रोडक्ट ले पाएंगे अपने मतलब का। तो कह रहा है ये दोनों एट ए टाइम 2 एंटीबायोटिक पे हमें मीडियम पे इसको प्लेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मज़ेदार प्रोसीजर नहीं। देयरफॉर अल्टरनेटिव selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, अब हमने ऐसा सिलेक्टिव मार्कर बना लिया जिससे हम लोग, हमारा जो मेन उद्देश्य हम जानना ये चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचान लें। मेन उद्देश्य ये है। तो अब हमने ये बना दिया कि एक ऐसा जीन जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर देगा। अब हम वो जीन की सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना क्या, RDNA। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई सेल अगर इसके साथ, तो क्योंकि ये कलरेशन देने वाला जो जीन था जिसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा और उसकी वजह से कलर आएगा, वो तो जीन आपने ख़राब कर दिया ना। तो ये RDNA से जो ट्रांसफॉर्म सेल होगी वो कलर्ड कॉलोनी नहीं बनाएगी, दूसरी कलर्ड कॉलोनी बना देगी। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये कलर दे देगा। इन दिस recombinant DNA is inserted into coding sequence of an enzyme beta galactosidase। तो कोडिंग सीक्वेंस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे अपना एलियन पीस ऑफ DNA डिजायर्ड जीन। दिस रिजल्ट्स इनटू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, इसलिए हम इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है, इस तरह का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेशन हो गया उस जीन का जिस जीन की वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा था। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एन इंसर्ट। तो अगर प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा तो ब्लू कलर आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। तो ये ब्लू कलर की कॉलोनी बनी तो ये हमारे लिए बेकार है। अगर वो बैक्टीरिया ब्लू कलर की कॉलोनी बना रहा तो हम समझ रहे हैं कि इसमें हमारा जो है इंटैक्ट प्लाज्मिड है, हमारा RDNA नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो अगर यहाँ पे आपका उसने कलर नहीं दिया तो हमारे लिए वो जो है हम समझ जाएंगे कि ये RDNA से मॉडिफाइड है, क्योंकि प्लाज्मिड का बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाला जीन हमने डिस्टर्ब कर दिया है, उसमें हमने लाइगेट कर दिया है क्या, अपना एलियन DNA। तो अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी ने कलर नहीं दिया तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए मतलब का, हम उसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे। और अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी ने ब्लू कलर दे दिया तो वो बैक्टीरिया ऐसा है जो आपका इंटैक्ट प्लाज्मिड से मॉडिफाइड हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका कल्चर फॉर्मेशन बनाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के लिए इतना काफ़ी। और इसमें मेन सीन था हमारा, मेन फोकस था आपको ये बताने में ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट क्या होता है और कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लेटिंग का क्या प्रोसीजर है, प्लेटिंग कैसे करी जाती है। तो पूरा फोकस मेरा उस वाले सेक्शन पे था जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट बार बार टर्म आए हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वो सेल के लिए टर्म यूज़ कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट DNA भी होता है, रिकॉम्बिनेंट सेल भी होती है। रिकॉम्बिनेंट DNA वो DNA है जब वेक्टर के साथ आपका एलियन पीस ऑफ DNA लाइगेट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। और रिकॉम्बिनेंट सेल उसको बोलते हैं जिसके अंदर ये RDNA आ जाता है, जो बाहर से टेकन अप कर लेगा एलियन, ये हमारा फॉरेन DNA। वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, क्योंकि RDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है इसलिए उसको हम रिकॉम्बिनेंट सेल बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट वो हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट जिसने बाहर से DNA ले लिया, आइदर इंटैक्ट और RDNA। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉर्मल सेल है, इकोलाई सेल, जिसने बाहर से DNA लिया ही नहीं।
तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको लेक्चर आखिरी तक आप आ गए हो, समझ आया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे वेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब ये कैसे किया जाता है। और ये हम अपना कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करेंगे और फिर प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे। उसके बाद PCR रिएक्शन अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो 1-2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।